आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्न पर डेली हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय नेता स्वतंत्रता आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ नहीं आया था? तो देखिएगा, जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम पे काफी राष्ट्रीय स्तर के नेता हमारे छत्तीसगढ़ आए थे। खुद महात्मा गांधी भी 2 बार हमारे छत्तीसगढ़ आए थे। तो देखते हैं इन 5 नेताओं में से कौन हमारे छत्तीसगढ़ में आया था और कौन नहीं आया था। तो देखिएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ये हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे 1918 में। जब ये बंगाल से नागपुर जा रहे थे तो जो बीच में ही फिर रायपुर पड़ता है, तो रायपुर स्टेशन में इनकी जो गाड़ी थी, रेलगाड़ी, वो कुछ समय के लिए रुकी हुई थी। तो जितने समय के लिए रुकी हुई थी उतने समय तक इन्होंने जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो भी नेता थे जो वहाँ उपस्थित थे उनको संबोधित किया और हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों ने इनका स्वागत भी किया। तो ये यहाँ पर आए थे। लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये कभी भी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं आए थे। उसके बाद देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे असहयोग आंदोलन के समय। तो ये आए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी आए थे। देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में ना जो 1930 में भी ये आने वाले थे, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद फिर जब प्रांतीय शिक्षा सम्मेलन हुआ ना, तो उसमें भाग लेने के लिए फिर ये आए। वीवी गिरी ये तो भाई जिस समय छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जो बीएनसी मिल था, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, तो उसमें शामिल होने ये आए थे। थोड़ा सा मैं ब्रेक लूंगा। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? तो जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उनको छोड़ करके बाकी सब जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ में आ चुके थे। इनके अलावा ना सरदार वल्लभ भाई पटेल वो भी हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी भी आई थी। मौलाना शौकत अली वो भी हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे। तो आपको जो है ये सब ध्यान में रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले ये कभी भी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं आए थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसका आपको आंसर बताना है ना, तो यहाँ पर आपको दूसरा नंबर, तो ये जो है आपका आंसर होगा ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबरी मंदिर स्थित है। सबरी मंदिर हमारे छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर सबरी मंदिर है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए जरा। तो सबरी मंदिर कहाँ पर है? खरौद में। खरौद जो कि जांजगीर चांपा में है ना, तो वहां पर जो है सबरी मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, रतनपुर अभिलेख किस राजा से संबंधित है? रतनपुर अभिलेख, रतनपुर से एक अभिलेख मिला हुआ है, तो ये किस राजा से संबंधित है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से आप आंसर दीजिए। और इस अभिलेख में किन किन राजाओं का उल्लेख है ये भी आप लोगों को जानना है। बताइएगा कि इस अभिलेख में किसका जिक्र है। तो देखो, जो रतनपुर अभिलेख है ना, ये जाजलदेव प्रथम से संबंधित है। जाजलदेव प्रथम। और इस रतनपुर अभिलेख में यह उल्लेखित है कि ये जो रत्नदेव प्रथम है ना, इसके समय में राजेंद्र चोल ने रतनपुर पर आक्रमण किया और ये जो रत्नदेव प्रथम है राजेंद्र चोल द्वारा मार दिया गया युद्ध क्षेत्र में। तो ये कहाँ से जानकारी मिलती है? जाजलदेव प्रथम के रतनपुर अभिलेख से। तो ये रतनपुर अभिलेख किसका है? जाजलदेव प्रथम का। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की यात्रा करने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था? तो कौन था भाई प्रथम यूरोपीय यात्री? तो ये था फॉरेस्टर। फॉरेस्टर जो किसके समय में आया था? महिपत राव के समय में छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आया था फॉरेस्टर। बाकी जो ब्लंट है, कोलब्रुक है, ये लोग भी जो है यूरोपीय यात्री थे। वहीं इलियट की अगर मैं बात करूं तो ये यात्री नहीं था, एक प्रशासनिक अधिकारी था जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुआ था सन 1854 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी का उद्गम कांदावनी की पहाड़ियों से हुआ है? तो नदियों के उद्गम स्थल आप लोगों को याद रखना है। तो ये नदी है जो कि कवर्धा जिले से निकलती है। हाप नदी। हाप नदी कहाँ से निकलती है? कवर्धा से। और ये किसकी सहायक नदी है? तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, अर्थात महानदी अपोहा तंत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। महिपत राव दिनकर ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन की शुरुआत की। देखो, जो महिपत राव दिनकर था ये प्रथम सूबेदार था, तो इसने भाई कोई ऐसा सूबा शासन की शुरुआत नहीं की थी, ये गलत है।
उसके बाद देखिएगा, मतलब सूबा शासन की शुरुआत किसने की थी? ब्योंकोजी भोसले ने। भोसला शासक ब्योंकोजी भोसले ने सूबा शासन की शुरुआत की थी। जो बिंबाजी भोसले थे उनकी मृत्यु हो गई, तब ब्योंकोजी भोसले को छत्तीसगढ़ का शासक बनाया गया। लेकिन जो ब्योंकोजी भोसले है वो छत्तीसगढ़ नहीं आना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया? सूबा शासन लागू किया। कलचुरी काल में लाखा बाटा की प्रथा प्रचलन में थी। बिल्कुल सही है। मिस्टर एगेन्यू ने परगनों का पुनर्गठन किया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये भी विठल राव दिनकर, उसने जो है 27 परगनों की स्थापना की थी। और जो एगेन्यू है इसने जो है परगनों का पुनर्गठन किया और संख्या घटा दी। 8 परगने थे ना इसके समय, तो यहाँ पर 2 और 3 ही सही है, तो 2 और 3 यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने छत्तीसगढ़ राज्य के पृथक निर्माण हेतु विधायी प्रयास किया था? छत्तीसगढ़ राज्य बने, मतलब कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के स्वप्न दृष्टा ये थे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, जिन्होंने बोला कि भाई हमारा छत्तीसगढ़ जो है अलग राज्य, अलग प्रांत होने का मतलब हो सकता है, ऐसा उन्होंने जो है पहली बार कहा। लेकिन विधायी प्रयास मतलब कि किसी प्रतिनिधि सभा में, जैसे कि कोई व्यवस्थापिका सभा में किसी सदस्य द्वारा प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह। कौन थे? ठाकुर रामकृष्ण सिंह, जिन्होंने 1955 में मध्य प्रांत एवं बरार के विधानसभा में ये प्रस्ताव रखा कि जो छत्तीसगढ़ है उसको पृथक प्रांत बनाया जाए। तो ये 1955 में, उस समय हमारा जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत आता था और राजधानी होती थी नागपुर। मध्य प्रदेश नहीं बना था, मध्य प्रदेश तो 1956 में बना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कवि दलराम राव कहाँ के कवि थे? कवि दलराम राव कहाँ के कवि थे भाई? ये खैरागढ़ के कवि थे। इन्होंने ही अपनी कविताओं में पहली बार छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग किया और इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर तो देखो, पहला दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि दर 2001 की तुलना में बढ़ी है। मतलब कि जो 2011 की जनगणना है उसमें 2001 की जनगणना के हिसाब से जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ा है, ये बोल रहा है। बिल्कुल सही है। 2001 में कम था जनसंख्या वृद्धि दर और 2011 में बढ़कर के कितना हो गया? 22.61%। तो ये बिल्कुल सही है। अगला दिया हुआ है, साक्षरता में छत्तीसगढ़ का देश में 20वां स्थान है। तो ये 2011 के जनगणना के हिसाब से ठीक है। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद बोल रहा है छत्तीसगढ़ में जनसंख्या का घनत्व भारत से अधिक है। देखिए क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या का घनत्व भारत से अधिक है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग देखें तो 189। तो अब आप लोग देख लीजिए कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो भारत का जो है ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ का कम है। जबकि यहाँ क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या का घनत्व भारत से अधिक है, जबकि छत्तीसगढ़ में जनसंख्या का घनत्व भारत से कम है। भारत का 382 है और छत्तीसगढ़ में 189 है। तो ये वाला जो है आपका गलत होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है जो कि सुमेलित करने वाला है, साथ साथ में आप लोग भी सुमेलित करते जाइएगा। कौन सुमेलित नहीं है? राजा दिया हुआ है, एक तरफ राजाओं के नाम, दूसरी तरफ उनके वंश के नाम। इस तरह के क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला दिया हुआ है कल्याण साय कलचुरी वंश के, बिल्कुल ठीक है। सोमेश्वर देव फणी नागवंश, नहीं, ये नागवंशी शासक तो है, लेकिन ये जो है ना छिंदक नागवंशी शासक है, जो बस्तर क्षेत्र में शासन करते थे ना। तो ये वाला आपका सुमेलित नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। बाकी दूसरा भी देख लेते हैं। दलपत देव काकतीय वंश, बिल्कुल सही है ये। भवदत्त वर्मन नल वंश, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो सोमेश्वर देव है ये छिंदक नागवंश का शासक है। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।